हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं प्रतिभा खंडल स्वागत करती हूं आपका टॉप ऑफिसर्स क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम लेसन नंबर 6 यानी फसलोत्पादन के बारे में पढ़ रहे थे। फसलोत्पादन के लेसन में हम अब तक खाद्यान्न फसलों के बारे में पढ़ रहे थे। हमने गेहूँ, चावल, जौ वगैरह के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे मक्का के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, मक्का यानी उसे क्या कहते हैं, मेज भी कहते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, मक्का को हम क्या कहते हैं, मेज भी कहते हैं। ठीक है, इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है स्टूडेंट, इसका वानस्पतिक नाम होता है जिया मेज। क्या होता है, जिया मेज। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। कुल क्या होता है इसका, जो आपका कुल है उसका क्या होता है, ग्रेमिनी होता है। ठीक है, पोएसिया ग्रेमिनी होता है। ठीक है, उसके अलावा इसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, 2n = 20 होते हैं। ठीक है, कितने गुणसूत्र होते हैं, 2n = 20। उत्पत्ति कहाँ से हुई है इसकी, मैक्सिको। ये बहुत बार पूछा जाता है कि मक्का की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से होती है। तो ये कहाँ से होती है स्टूडेंट, मैक्सिको से होती है। ठीक है, केंद्रीय अमेरिका भी बोल सकते हो आप या मैक्सिको भी बोल सकते हो। ये काफ़ी बार पूछा गया सवाल है। ठीक है, उसके अलावा अगर महत्व के बारे में बात करते हैं, अगर मक्का के महत्व के बारे में बात करते हैं तो मक्का के महत्व या इससे जो है क्या क्या कह सकते हैं आप, मक्का को अनाजों की रानी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आप। अनाजों की रानी किसे कहा जाता है, मक्का को कहा जाता है। ठीक है, मक्का का पौधा क्या होता है, द्विलिंगी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होता है, मक्का का पौधा द्विलिंगी होता है। ठीक है, इसके नर भाग को क्या कहोगे आप, टेसल कहोगे। ठीक है स्टूडेंट, क्या कहोगे, टेसल कहोगे। और जो नर भाग है वो क्या होता है, 45 से 50 दिन में पक जाता है। 45 से 50 दिन में इसका जो नर भाग है वो पक जाता है। इससे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये। ठीक है, इनको याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। क्या क्या, मक्का को क्या कहा जाता है, अनाजों की रानी कहा जाता है। ये क्या होता है, द्विलिंगी होता है। इसके नरभाग को क्या कहोगे, टेसल कहोगे। नरभाग कितने दिन में तैयार हो जाता है पककर, ये होता है 45 से आपका जो 50 दिन है उसमें क्या हो जाता है, पककर तैयार हो जाता है। मादा भाग को सिल्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट, इसका जो मादा भाग होता है उसको क्या कहेंगे, हम सिल्क कहेंगे। और मादा भाग जो है नर भाग के पकने के 7 से 10 दिन बाद जो है पक जाता है या तैयार हो जाता है। देखिए 45 से 50 दिन तो इसको लग रहे हैं, ठीक है, नर भाग को। और मादा क्या हो रही है, इसके 7 से 10 दिन बाद पक रही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 7 से 10 दिन में पक जाएगा, नहीं, इसके पकने के 7 से 10 दिन बाद मादा भाग पकेगा। ठीक है, इसके दाना फल को क्या कहोगे आप, कैरियोप्सिस कहोगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी जो है हमने सभी में यही पढ़ा है, कैरियोप्सिस। देखिए मक्का में जो है कार्बोहाइड्रेट वो कितना होता है, 70 से 75% क्या होता है इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, राजस्थान में इसकी खेती कहाँ कहाँ करेंगे, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि जिलों में इसकी खेती क्या करी जाती है, प्रमुखता से की जाती है। ठीक है, इसकी जो जलवायु है वो क्या है, मक्का की फसल के लिए गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, गर्म एवं नम जलवायु की। इस फसल के लिए तापमान कितना चाहिए होता है, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है आपका तापमान चाहिए होगा। 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, कितनी चाहिए वार्षिक वर्षा, 75 से 100 सेंटीमीटर जहाँ वार्षिक वर्षा होगी इसकी खेती हम क्या कर पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए मृदा कैसे चाहिए होगी, मक्का की फसल के लिए दोमट एवं बलुई दोमट मृदा उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन सी, बलुई दोमट और दोमट। अधिकतर हमने यही पढ़ा है कि दोमट और बलुई दोमट मृदा सभी फसलों के लिए, मोस्ट ऑफ दी सभी फसलों के लिए क्या रहती है, उपयुक्त रहती है। तो बहुत बार जैसे अगर हमको कोई याद नहीं होता ना कॉन्सेप्ट, तो हम इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। एक जो है हमको बीच का पॉइंट याद रखना पड़ता है, जैसे पीएच हो गया, तो मध्य का जो पीएच होता है, जो एवरेज होता है जिसको हम बोलते हैं, वो याद कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमको सभी का याद करने की जरूरत नहीं है। हालांकि बहुत सारी फसलों का अलग अलग होता है, लेकिन एक एवरेज होता है, उस एवरेज से आप बाहर नहीं निकलोगे। और अगर वो एवरेज के आसपास लिख के आओगे तो भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे मृदा की, तो दोमट एवं बलुई दोमट मृदा इसके लिए उपयुक्त रहती है। उसी के अलावा पीएच कितना होता है, 6.5 से 7.5 जो है इसका पीएच होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात हो गई इनकी जलवायु और मृदा की, है ना। अब बात करते हैं हम उन्नत किस्मों के बारे में कि इसकी किस्में कौन कौन सी है, देखते हैं। देखिए
किस्में कौन कौन सी है? संकर किस्में तो कौन कौन सी होगी? इसमें दो प्रकार की होती है, एक तो संकर किस्में, एक संकुल किस्में, ठीक है, कंपोजिट और हाइब्रिड, ठीक है। तो देखिए डेक्कन 103, हिम 123, गंगा 5, गंगा 11, सरताज, गंगा सफेद, शक्ति, ये खरीफ फसल के लिए जो है इंपॉर्टेंट होती है संकर किस्मों में, ठीक है। अब बात करते हैं हम संकुल किस्मों की, विक्रम, विजय, नवजोत, किसान, अरावली, खरीफ फसल के लिए होती है ये भी। उसके अलावा हार्ड स्टार्च, कंपोजिट, लक्ष्मी कंपोजिट, हेमंत और गंगा 21, ये किसके लिए? रबी की फसल के लिए चाहिए होगी। तो ये क्या है? इसकी उन्नत किस्में। आपको जो है कम से कम हर फसल की 5 से 7 जो है उन्नत किस्में याद होनी चाहिए, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि हम इनमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो इन दोनों की मिला करके अगर आप 12th बोर्ड के हिसाब से देखते हैं तो कम से कम आपको जो है 6 से 7 किस्में याद होनी चाहिए, क्योंकि वो पूछ सकता है एग्जाम में कि उन्नत किस्मों के बारे में लिखो। अगर ऐसे याद नहीं होती कि संकर किस्में, संकुल किस्में, तो इन दोनों की मिला के कम से कम 7, इतनी तो हम याद कर ही सकते हैं प्रत्येक फसल की, ठीक है। तो ये हमको करनी ही पड़ेगी। उसके बाद अगर बीज दर की बात करते हैं स्टूडेंट, तो संकर के लिए कितना होता है? 20 से 25 किलो पर हेक्टेयर जो है हमको बीज की आवश्यकता होती है। अगर संकुल की बात करेंगे तो इसके लिए हमको क्या होगा? कम चाहिए होगा, तो 15 से 20 में काम हो जाएगा, ठीक है। 15 से 20 किलो पर हेक्टेयर किसके लिए? संकुल के लिए। और संकर के लिए कितना होगा? 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर। ये बात हो गई बीज दर की। देखते हैं। और चारे के लिए, अगर हमको चारे के लिए चाहिए तो फिर कितना करना पड़ेगा? 40 से 45 केजी पर हेक्टेयर जो है हमको बीज की आवश्यकता होगी, अगर हम चारे के लिए फसल उगा रहे हैं तो, ठीक है। अगर बीजोपचार की बात करते हैं तो मक्का का बीज उपचार करने के लिए 2 से 3 ग्राम पर किलो थायराम तथा कैप्टान से उपचारित करते हैं। देखिए एक ये भी कॉमन फैक्ट है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम बीज उपचारित किनके द्वारा करते हैं? थायराम और कैप्टान के द्वारा जो है मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं? बीज उपचार करते हैं, ठीक है। बुआई का समय और विधि क्या है स्टूडेंट्स? मक्का की बुआई खरीफ के मौसम में जून जुलाई तथा रबी के मौसम में कब करते हैं? अक्टूबर नवंबर में। यानी कि अगर हमको खरीफ की मक्का बोनी है तो हम कब करेंगे? जून जुलाई के अंदर करेंगे। और अगर रबी के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर नवंबर, इसके मध्य में हम क्या कर सकते हैं? बुआई कर सकते हैं। ज्यामिति देखिए, स्पेसिंग कितनी रखेंगे हम? R इंटू आर कितना रखेंगे? 45 टू 60 सेंटीमीटर, ठीक है। लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखेंगे? 45 से 60 सेंटीमीटर। और अगर बात करें पौधे से पौधे यानी प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना रखेंगे हम स्टूडेंट? 20 से 25 सेंटीमीटर जो है हम प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रखेंगे, ओके। अब बात करते हैं मक्का के बीज को 5 से 6 सेंटीमीटर की गहराई पर बोते हैं, यानी डेप्थ कितनी रखते हैं हम? 5 से 6 सेंटीमीटर इसकी डेप्थ रखते हैं। खाद और उर्वरक, तो स्टूडेंट्स खाद और उर्वरक कितना होगा? मक्का की फसल की बुआई 1 माह पूर्व, देखिए खाद और उर्वरक में देखिए मक्का की फसल की बुआई के 1 माह पूर्व अच्छी सड़ी गली गोबर खाद मिला दो 11 से 20 टन पर हेक्टेयर की दर से, ठीक है। कितना? 11 से 20 जो है टन पर हेक्टेयर की दर से आप क्या करो? उसको मृदा के अंदर मिला दो। नाइट्रोजन कितना रखोगे आप? 100 से 120 किलो पर हेक्टेयर रखोगे। और फास्फोरस कितना रखोगे? 50 केजी पर हेक्टेयर रखोगे। पोटेशियम कितना रखोगे? 30 केजी पर हेक्टेयर रखोगे। और जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 25 किलो पर हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। यह हो गई बात आपकी खाद और उर्वरक की। अब बात करें अगर सिंचाई की, तो देखिए स्टूडेंट सिंचाई के अंदर क्या होगा? देखिए मक्का की फसल में सिंचाई वर्षा ऋतु के अलावा प्रारंभिक वृद्धि करते समय, भाई एक तो आप वर्षा ऋतु में तो आपका हो ही जाएगा सिंचाई, है ना। उसके अलावा अगर प्रारंभिक वृद्धि करते समय जो है फूल आते समय, दाना बनते समय, ठीक है, नरमंजरी बनते समय जो है इसकी जो है आपको सिंचाई करनी चाहिए। यानी कि ये क्या होती है? इसकी क्रांतिक अवस्थाएं होती है। अगर खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो मक्का की फसल के लिए 20 से 25 दिन बाद प्रथम निराई गुड़ाई करें और 35 से 45 दिन के बाद दूसरी निराई गुड़ाई करें, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं हो रहा है ठीक, तो अगर रासायनिक नियंत्रण करना है हमको तो फिर क्या करोगे आप? एट्राजिन रसायन का प्रयोग करोगे। कितना करोगे? 500 ग्राम मात्रा को 500 से 600 लीटर पानी में जो है घोल कर पर हेक्टेयर की दर से हम क्या कर देंगे स्टूडेंट? छिड़काव कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप बात करें कीटों के बारे में, तो कीट क्या क्या हैं इसके? देखिए कीट होंगे, एक तो इसका दीमक,
ठीक है। खड़ी फसल में इसका प्रकोप होने पर सिंचाई जल के साथ क्लोरोपाइरीफोस 20 EC दवा 2.5 लीटर पर हेक्टेयर की दर से जो है आप प्रयोग कर सकते हो। अगर खड़ी फसल में जो है दीमक का प्रकोप हो जाता है तो किस प्रकार से आप नियंत्रित कर सकते हो? क्लोरोपाइरीफोस दवा का इस्तेमाल करके जो है आप नियंत्रण कर सकते हो। ठीक है। अगर तना छेदक कीट आ गया तो इस कीट की रोकथाम हेतु कार्बोफ्यूरान 3 ग्राम 20 किलो पर हेक्टेयर की दर से छिड़काव किया जाना चाहिए। ठीक है। अगर रोगों के बारे में बात करें तो पहला जो है आपका रोग कौन सा होगा? इसका तुलासिता रोग जो इम्पोर्टेंट बोला जा सकता है। ठीक है। तुलासिता रोग में क्या है स्टूडेंट्स? देखिए, इस रोग के कारण पत्तियों पर पीली धाराएं पड़ जाती है। इसकी रोकथाम के लिए बुआई से पूर्व बीजों को रिडामिल, ठीक है, रिडामिल दवा 4 ग्राम पर केजी बीज की दर से जो है आप उपचारित करना चाहिए। ठीक है, कर सकते हो आप उपचार इसको। पत्ती धब्बा रोग, ठीक है, पहला क्या है आपका तुलासिता, दूसरा क्या होगा आपका पत्ती धब्बा रोग। इस रोग के कारण पत्तियों पर अनियमित आकार के भूरे रंग के, कौन से रंग के? भूरे रंग के धब्बे हो जाते हैं। इसकी रोकथाम करने के लिए आपको मैनकोजेब दवा, कौन सी दवा? मैनकोजेब दवा 1.5 लीटर मात्रा को 500 से 700 लीटर पानी में जो है मिला करके आप उसको क्या कर सकते हो? छिड़काव कर सकते हो। ये बात हो गई रोगों की। ठीक है। अब बात करें अगर हम कटाई और मड़ाई यानी थ्रेसिंग, मड़ाई को क्या बोल सकते हो? थ्रेसिंग, काटना, और थ्रेसिंग करना, निकालना। देखिए, मक्का के दाने में 90 से 115 दिन बाद नमी की मात्रा कितनी रह जाती है? 25% रह जाती है, तब कटाई की जानी चाहिए। ठीक है। इसके बाद पूर्ण सूख जाने पर थ्रेशर की सहायता से निकाल लेना चाहिए। पहले कटाई कर दो, 25% नमी रहे तब तक, उसके बाद जब पूर्ण रूप से सूख जाए तो उसको क्या कर लो? थ्रेसिंग यानी उसको निकाल लो। ठीक है। उपज की बात करें हम तो उपज में देखिए स्टूडेंट्स, अगर संकर किस्म के बारे में बात करते हो, संकर में क्या मिलता है आपको? दाना तो कितना मिलेगा? 40 से 50 क्विंटल मिलेगा आपको पर हेक्टेयर। ठीक है, ये तो क्या मिलेगा आपको? दाना मिलेगा। उसके अलावा 20 से 30 क्विंटल क्या मिलेगा आपको? सूखा चारा मिलेगा। ठीक है, काय में? संकर किस्म। दोबारा देखिए, संकर किस्म के अंदर आपको क्या मिलेगा? दाना मिलेगा 40 से 50 क्विंटल पर हेक्टेयर। साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा? 20 से 30 क्विंटल जो है सूखा चारा मिलेगा। अब बात करते हैं अगर संकुल की। ठीक है, तो संकुल में कितना मिलेगा आपको? 30 से 40 क्विंटल पर हेक्टेयर तो आपको दाना मिलेगा, और 30 से 40 ही क्या मिलेगा आपको? सूखा चारा मिलेगा। ठीक है, तो ये काय की बात हो गई? मक्का की उपज के बारे में बात हो गई। और आज हमने क्या पढ़ा है? मक्का की फसल के बारे में पढ़ लिया है। मक्का को हम मेज भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमारी जो मक्का वो कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर अगली फसल के साथ में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना जो है नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए। थैंक यू सो मच।